ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस केमिस्ट्री के अंदर इन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है उसे हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रो एटम्स की। Atoms other than carbon, for example oxygen, nitrogen, sulfur, etc. These all are heteroatoms. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर लेते हैं। सो बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो दो साइक्लिक कंपाउंड्स which contains one or more than one heteroatom are known as heterocyclic compounds. अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम अगर चाहें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अगर हम चाहें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फैटिक हेट्रोसाइक्ल्स और दूसरा पार्ट होगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्ल्स। ओके, अब एलिफैटिक आप सभी को पता होगा, एरोमेटिक भी पता होगा। तो एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक के मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ। सपोज दैट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इज अ एलिफैटिक, क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हकल रूल फॉलो करते हैं। ये हकल रूल फॉलो नहीं करते। तो ये टेट्राहाइड्रोपायरोल है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और सेम यहाँ पे जो मैंने इससे पहले बनाया था पायरोलिडीन, ये पायरोलिडीन। और सिर्फ यहाँ पे एक ये भी होता है पायरीन। सो बहुत ढेर सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। इसी प्रकार से होते हैं हमारे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जो हकल रूल को फॉलो करते हैं और एक एरोमेटिक एटम कंटेन करते हैं। तो और एरोमेटिसिटी भी अपने पास रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक जनरल एग्जांपल की, तो ये आप सबको पता होगा, ये है पायरोल, ये फ्यूरॉन, ये थायोपीन, ये पिरीडीन। इमीडाजोल। ऐसे बहुत ही सारे होते हैं। मैं एक और लिख देता हूँ अभी यहाँ पे, क्विनोलिन, उसके बाद ये हो जाता है आपको क्विनोलिन। इसमें अब्रेशन, इसमें यहाँ पे आप CH3 लगाएंगे तो आइसोक्विनोलिन हो जाएगा। वहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि ये सब मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा आगे। अच्छा ठीक है, इतना हम सब अभी जान चुके हैं। तो चलिए एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एरोमेटिसिटी ऑर्डर की। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे, सॉरी इनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज पायरोल, दिस इज फ्यूरॉन, दिस इज थायोपीन, दिस इज पिरीडीन। ओके, अब मैं चर्चा करता हूँ इनके एरोमेटिसिटी ऑर्डर की। एरोमेटिसिटी
ऑर्डर, एरोमेटिसिटी ऑर्डर के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरॉन, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एरोमेटिक ये होता है, उसके बाद पायरॉल, उसके बाद फ्यूरॉन। अब आप लोग बता सकते हैं, चलिए थोड़ी देर पूछिए ये ही क्यों। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा एरोमेटिसिटी का जो एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए। लेकिन वो बात नहीं है। हम उस वजह से बोल सकते हैं क्योंकि जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पे हम डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है और यूजुअली हमें करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये ऑर्डर याद रखें, ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है और हम कहें तो यही एरोमेटिसिटी का भी ऑर्डर है। ओके, अब आगे देखते हैं। एनी आइडिया अबाउट बेंजीन और दीज अदर कंपाउंड्स? क्या लगता है कौन ज्यादा एरोमेटिक होना चाहिए, बताइए। चलिए आप कैसे बताइए, मैं ही बताता हूँ। एरोमेटिसिटी, और हम यहाँ पे एक और लेके आते हैं पिरीडीन को भी, इन सबकी तुलना कर लेते हैं। तो मैं कुछ वैल्यू भी लिख ही देता हूँ साथ ही साथ, बाद में मैंने एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे हो गया, लेकिन अभी के लिए इनकी रेजोनेंस एनर्जी की इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे कि इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी होती है 29, इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी होती है 21, इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी होती है 16। और फॉर बेंजीन एंड प्रीडीन comparison of aromaticity between benzene and pyridine, तो यहाँ पे benzene is more aromatic than pyridine. ओके, एरोमेटिसिटी, ठीक है। इनके लिए रेजोनेंस एनर्जी में अगर बताएं तो एक के लिए होती है 38 और इसके लिए होती है 28। यह रेजोनेंस एनर्जी। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों। सबसे पहले मैं पायरॉल के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना दूँ, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नंबर 1 पायरॉल। ओके, तो देखो पायरॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। ओके, यहाँ पे एक डबल वन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये बन गया दूसरा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल कम हियर and this negative charge will go here. Okay, so next one will be something like, so यहाँ कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की सिमिलर ही है, तो देख भी रहा होगा। ओके, और अगले में ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो बी आ गया। बना देता हूँ। ओके, तो all the structure will be something like this। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये एक दूसरे के सेम है, ये और ये एक दूसरे के सेम। तो यहाँ पर इन दोनों को एक मानेंगे, इन दोनों को एक, तो टोटल कितने आए? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं फ्यूरॉन के लिए। फ्यूरॉन के केस में क्या होगा? ओके, सेम ऊपर वाले की तरह चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ ऐसे ही, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ। तो यहाँ पे भी इसके कितने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 क्या है? थायोपीन। थायोपीन के केस में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यहाँ पे सल्फर है, तो देखिए 3 तो इसी के जैसे बनेंगे। तो यहाँ पे 3 बने। यहाँ पे क्या है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ना लिख के यहाँ लिखो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसमें ये बन भी सकता है क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसके कितने हो गए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ज़्यादा, इसके कम उसमें रेजोनेंस कम। तो इस बेसिस पे आपको पता ये लग गया होगा कि थायोपीन तो भैया बढ़िया एकदम मस्त है कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक थायोपीन। अब हम बात करते हैं फ्यूरॉन और पायरॉल में कि क्यों पायरॉल फ्यूरॉन से अधिक या फिर हम बोलें फ्यूरॉन से ज़्यादा एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो ये देखने के लिए हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी गिवन डोनेशन पावर ज़्यादा, और यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन भी है तो इसकी वजह से भी डोनेशन पावर इसकी ज़्यादा। इसीलिए ये जो आपका पायरॉल होता है ये ज़्यादा एरोमेटिक होता है इन कंपैरिजन टू फ्यूर। ओके, आई बात समझ में? तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम इसके बेसिस पे रेजोनेटिंग एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी इसको हम बता सकते हैं। लेकिन मैं बहुत से लोग मेरे को ऐसा पढ़ाते हैं, मैंने भी जहाँ पढ़ा ऐसे ही पढ़ा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम डी ऑर्बिटल को ऑर्गेनिक में जहाँ पे कार्बन की बात हो रही हो, 2p ऑर्बिटल्स की बात हो रही हो, वहाँ में हम डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करें तो ये सच में बहुत बड़ा पाप है। कैसे? ये भी समझ, कार्बन के पास होती है 2p ऑर्बिटल और जो आपकी मेटल होती है, हाँ जो भी आपका सल्फर है, इसका है 3d 2p 3d। और ये आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो, 2p 3d बॉन्डिंग इज नॉट इफेक्टिव। और अगर 2p 3d बॉन्डिंग इफेक्टिव ही नहीं होती है
तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये जो 2p का इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज 2p पे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये डिफ्यूज हो जाएगा d ऑर्बिटल? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ ये रीजन देना चाहिए। मतलब जो लोग देते हैं उन्होंने भी कहीं बुक में पढ़ा होगा, तो मैंने भी एक बुक में पढ़ा है कि ये नहीं होता। बुक है जूल्स एंड मील्स। ओके, तो अब आप लोगों के मन में तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा होगा कि यार भाई ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है? तो कैसे होता है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली अभी हुआ ये कि मैंने बहुत ढेर सारा वीडियो रिकॉर्ड करा, पर उसमें मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अभी मैंने जो लिखा है, मैं इसे फिर से लिखना नहीं चाहता, तो ये जो लिखा है मैं इसी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर जब बढ़ेगी तो क्या होगा? जो भी हेटेरो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आते हैं, वहाँ पे एरोमेटिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। मैंने नया टॉपिक उठाया कि ठीक है, अभी हमने ये सब देख लिया, अब हम बात करेंगे कि भैया कौन सी रिंग, मतलब बेंजीन या 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल या पिरिडीन, इनमें से कौन सी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है? समझ में आ रहा है? कौन सी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन और पिरिडीन की। ठीक है, बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 एटम है, पिरिडीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन बेंजीन में कोई भी हेटेरो एटम नहीं है, पिरिडीन में एक हेटेरो एटम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ पुल करेगा। इसीलिए पिरिडीन में जो भी, मतलब यहाँ पे मैं पिरिडीन अगर लिखूं तो पिरिडीन में जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बेंजीन की रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से तो कम ही होगी। अब हम आगे बात करते हैं 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल। तो 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल में क्या होगा? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन 5 एटम्स के बीच में बटे हुए हैं। तो 5 एटम्स have 6 electrons. All the electrons will distribute in 5 atoms, in between 5 atoms. तो ऑब्वियसली कोई भी बता देगा कि 6 इलेक्ट्रॉन को 6 एटम में डिवाइड करेंगे तो पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन अगर 6 इलेक्ट्रॉन को 5 एटम में डिवाइड करेंगे तो पर एटम मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो हर एटम के पास 1.2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन बेंजीन। ठीक है, एक क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑर्डर ऑफ एसिड, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी देगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। ये ऑर्डर है, पायरॉल सबसे ज़्यादा, देन फ्यूरॉन, देन थायोफीन। पायरॉल सबसे ज़्यादा इसलिए देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, इससे ज़्यादा है, वो मैं बताऊंगा ये सबसे पीछे क्यों है। और इसीलिए ये इस रिंग को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच रिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी देता है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। फ्यूरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग कम, इसीलिए पायरॉल से तो बहुत कम है इसका SeAr इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करें। अब बात करते हैं थायोफीन। आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा, मतलब सबसे पहले आप लोगों ने सोचा ही होगा कि थायोफीन की तो सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, मान लिया मैंने कि ये
देना चाहिए थे, ऑब्वियसली देना चाहिए, पर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसकी जो एरोमेटिसिटी है बहुत ज़्यादा है। अब जिसकी रेजोनेंस एनर्जी हो भैया बहुत ज़्यादा, तुम उसको लिए एक इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ, ठीक है, आप लेके आए एक इलेक्ट्रोफाइल, क्या करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल? ये तो कहेगा अरे हमारी रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज़्यादा है, हम क्यों तोड़ें, अपनी रेजोनेंस एनर्जी क्यों खत्म करें, हमारी स्टेबिलिटी बढ़िया है, चल रही है। तो ये अपनी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से डोनेट नहीं करता, भले ही ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी भी इसी की ज़्यादा है, उस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से ये डोनेट नहीं करता। ओके, तो ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कौन सी पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution reactions of 5-member heterocycles। ये हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, नहीं आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये कोई एक हेटेरोसाइकिल है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है बेसिकली। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे जाके ऐसे अटैक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे जाएंगे और यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पोजीशन से अटैक कर सकते हैं। ले लो, यहाँ पे एक्स को बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई हेटेरोकंपाउंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। चलिए अल्फा सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिया। डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ई यहाँ पे H, इतना तो आप सबको आ गया होगा समझ, ठीक है। अब इसके हम बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, देखो पहला तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो एक यही हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे H E, फिर दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। Very simple thing I am teaching, but I have to write these all things. Okay, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे E आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब इसमें और नहीं बनेगी, ठीक है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर वाली। दूसरे नंबर पे था ये बीटा सब्स्टिट्यूशन। बीटा सब्स्टिट्यूशन देने के लिए यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिस पे अटैक करेगा, और जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा।
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एक जो बचा हुआ था, यहाँ पे E प्लस, सॉरी E ही आएगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसके मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ही नहीं मैं सो गया हूँ, बना रहा हूँ, देखते रहना, ठीक है। ये यहाँ पे E है, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं 3। यहाँ पे तो भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही बन पाए, तो रेजोनेंस इज कार्ब, ये जो इंटरमीडिएट बना है, दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन दिस इंटरमीडिएट। इसीलिए जब भी हम 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करेंगे तो वो अल्फा पोजीशन में ही होगी। तो यहाँ से एक चीज जो निकल के सामने आई है, वो चीज मैं लिख देता हूँ कि अल्फा, यहाँ से एक चीज निकल के आई है, अल्फा अटैक इज मोर फेवरेबल देन बीटा अटैक, ओके। और यहाँ पे जो बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिएक्शन हैं, कॉमन रिएक्शंस, ओके। ये रिएक्शन मैं आपको जब मैं डिफरेंट हेट्रोसाइकिल्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, ओके। तो ये हो गया, अभी मैं आता, आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे पायरोल। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पायरोल की सिंथेसिस, क्योंकि ये मैं आपको नेट लेवल तक का पढ़ाऊंगा, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, जो जैम लेवल का है मैं वहाँ पे बता दूंगा कि ये जैम वालों को पढ़ना है, लास्ट में बता दूंगा। जैसे कि आज का तो जितना पढ़ाया है आप सबको पढ़ना है, कल से जो भी पढ़ाऊंगा, जो जैम का होगा, जैम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं बता दूंगा ये जैम वालों को पढ़ना है। वरना पढ़ना पूरा अच्छा है, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा टफ है नहीं, तो जैम वाले भी अगर पूरा पढ़ लेंगे तो उनके लिए फ़ायदा है। क्योंकि आजकल आप अगर देख रहे होंगे तो जैम का लेवल भी बढ़ रहा है, तो हर पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए और आप कहेंगे सर आपने छोड़ा दिया, तो मैं फिर भी एक बारी में बता दूंगा कि जैम वालों को क्या पढ़ना है, ठीक। तो मैं पायरोल की सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसकी रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शंस जो भी देता है उनके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू। So this is all for today's class. Thank you, and please like, share and subscribe my channel. If you like it, please like. If you don't like it, please tell me what mistake I have done, so I will rectify that mistake in my next class. Okay, thank you so much.